Hello everyone and welcome back to my channel Economics with Divya. In today's lecture we are going to begin with part 2 of chapter 2, that is central problems faced by an economy. In the last lecture we have already finished part 1, in which we have discussed central problems faced by an economy, what are different kinds of economies and how do economies deal with these central problems. Okay, and in today's lecture we are going to begin with shifting and rotation of production possibility curve. So if you guys have still not watched parts 1's video, go ahead, the link for the same would be there in my description box. And now let's begin with shifting and rotation of production possibility curve. Production possibility curve, also known as PPC. Okay, it's a curve which shows different alternative combinations possible when two or more than two goods are produced, given that the resources and technology remains constant. Okay, so प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? एक ऐसा कर्व जो आपको वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताता है जब आप दो या दो से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में गिवन रिसोर्सेस और गिवन टेक्नोलॉजी के साथ आप कौन कौन से कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हो, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है. So here are situations. So the first situation over here is change in resources. चेंज इन रिसोर्सेज का मतलब कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो चेंज हो रहे हैं. चेंज हो रहे हैं इसका मतलब कि या तो आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं या आपके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं. रिसोर्सेज आर इंक्रीज. द फर्स्ट सिचुएशन ओवर हियर इज कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो आपके ओवरऑल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं. So if the resources are increased, we can produce more of both the goods. PPC shifts towards the right. अगर अपने resources increase होंगे तो आप दोनों ही goods का production बढ़ा सकते हो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अपना पूरा पीपीसी कर्व जो पहले यहाँ पर है वो पूरा शिफ्ट होकर टुवर्ड्स राइट आ जाएगा और ये अपना नया पीपीसी कर्व बन जाएगा जिसके अंदर अपना दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. ओके, गोइंग नेक्स्ट. रिसोर्सेस आर रिड्यूस्ड. पहले जो अपन ने पढ़ा था वो था जिसमें रिसोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं और उसकी वजह से पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है. अब सेकंड सिचुएशन में है कि रिसोर्सेस आर रिड्यूस्ड, जिसमें अपने जो रिसोर्सेस हैं वो कम हो रहे हैं. So if the resources are reduced, we can produce less of both the goods. Accordingly, PPC would shift towards the left. अगर जो अपने available resources हैं वो कम हो जाएंगे तो अपना PPC टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. पहले जो अपना पीपीसी यहाँ पर था वही टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होकर अब यहाँ पर आ जाएगा. ओके, और दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. पहले अपन गुड एक्स कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, ओ बी. अब अपन गुड एक्स प्रोड्यूस करेंगे ओ बी 1. पहले अपन गुड वाई कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, ओ ए, और अब अपन गुड वाई प्रोड्यूस करेंगे ओ ए 1. ओके, नेक्स्ट कम्स चेंज इन टेक्नोलॉजी. चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी थी जिससे आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें अपन को चेंजेस लेकर आए हैं, उसको अपन ने चेंज करा है. सो द फर्स्ट सिचुएशन ओवर हियर इज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स. के आपने गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए जो अपन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे उसको अपन ने चेंज करा है, उसको अपन ने बेहतर बनाया, उसको अपन ने एफिशिएंट बनाया. ओके, so efficient technology for production of good X would mean more production of good X with the same resources. So इसका मतलब क्या होगा कि आप ज्यादा good X प्रोड्यूस कर पाओगे given resources के साथ. आपके जो resources हैं वो चेंज नहीं होंगे, आपके पास उतने के उतने resources हैं जितने आपके पास पहले थे, लेकिन फिर भी आपके good X का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज. क्यों? क्योंकि अपन जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं वो ज्यादा अच्छी है और उससे अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद द गिवन रिसोर्सेस. अगर अपन इसको डायग्राम के फॉर्म में देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस. पहले जो अपने पास टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर अपना पीपीसी किस तरह से ड्रॉ हो रहा था, ऐसे. अब अपन ने, क्योंकि अपन ने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है गुड एक्स के लिए, लेकिन गुड वाई के लिए अभी भी टेक्नोलॉजी सेम है, तो इस सिचुएशन में गुड वाई का प्रोडक्शन बिल्कुल सेम रहेगा, जितना था उतना के उतना रहेगा. बस जो पीपीसी का कर्व है वो थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा
और गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसमें आपका पीपीसी का कर्व ना ही आगे शिफ्ट हो रहा है और ना ही पीछे शिफ्ट हो रहा है। इससे आपका पीपीसी का कर्व बस रोटेट हो रहा है और आपके गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो अपन पहले ओ बी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे गुड एक्स, अब वही अपन ओ बी वन प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी हो गई है, अपनी टेक्नोलॉजी और ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। गोइंग नेक्स्ट, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। पिछली सिचुएशन में अपन ने पढ़ा कि किस तरीके से अपन टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, और अब अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से अपन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, efficient technology of good Y would mean more production of good Y with same resources. It is good Y over here. Okay, so जब अपन टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करेंगे कौन से गुड के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, इट वुड मीन क्या उतने ही रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा गुड वाई प्रोड्यूस कर पाओगे, लेकिन गुड एक्स का प्रोडक्शन उतना के उतना रहेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने जो टेक्नोलॉजी चेंज करी है वो अपन ने सिर्फ गुड वाई के लिए चेंज करी। सो व्हाट इट योर मीन्स इज कि आपका गुड एक्स का प्रोडक्शन उतना के उतना रहेगा जितना वो पहले था। आपके जो रिसोर्सेस हैं वो भी उतने के उतने रहेंगे जितने पहले थे, लेकिन अपन ने सिर्फ एक चीज यहाँ पे चेंज करी, वो अपन ने करा कि जो अपन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, उसको अपन ने और अच्छा बना दिया है और एफिशिएंट बना दिया है। उसकी वजह से अपने गुड वाई का प्रोडक्शन गिवन रिसोर्सेस के साथ भी इंक्रीज हो जाएगा। जो अपन पहले ओ ए प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वही अपन ओ ए वन प्रोड्यूस करेंगे, विच मीन्स कि आपका पीपीसी कर्व फिर से रोटेट हो जाएगा। शिफ्ट अभी भी नहीं होगा, बस वो थोड़ा सा रोटेट होके गुड वाई का प्रोडक्शन ज्यादा दिखाएगा। ओके, गोइंग नेक्स्ट, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई। पहले अपन ने पढ़ा गुड एक्स के लिए, फिर गुड वाई के लिए, और अब अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से अपन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एज वेल एज गुड वाई। So efficient technology for production of good X and good Y would mean more production of good Y and good X with the same resources. अब जो अपन ने पहले पढ़ा उसमें क्या था कि अपने गुड X का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सेकेंड ग्राफ में अपने गुड Y का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और गुड X का प्रोडक्शन कांस्टेंट रहा। अब अपन टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए, किसी एक गुड के लिए अपन इंक्रीज नहीं कर रहे, अपन दोनों गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अपना पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और गिवन रिसोर्सेस के अंदर ही अपना दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इन दिस सिचुएशन अपने पास जो रिसोर्सेस हैं वो सेम है, बस क्योंकि अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन पहले यहाँ पे ए बी का था वही अब इंक्रीज होके ए वन बी वन पर आ जाएगा और रिसोर्सेस अभी भी उतने के उतने ही यूज होंगे। ओके, सो इन दिस सिचुएशन अपना पीपीसी रोटेट नहीं कर रहा है, अपना पूरा पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ओके, गोइंग नेक्स्ट, Let's now understand two basic properties और characteristics of PPC. PPC की दो basic properties और characteristics क्या क्या है? सबसे पहला, production possibility curve always slopes downward. It means कि production possibility curve का slope हमेशा कैसा रहता है? It always slopes downwards from left to right. हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब अपन ड्रॉ करते हैं तो इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ फुलर utilization of resources. It means कि अपन ऐसा मानते हैं कि जब भी अपन पीपीसी ड्रॉ कर रहे हैं तो जो भी अपने पास रिसोर्सेस हैं उनको अपन पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, उसमें से कोई भी रिसोर्सेस अपन छोड़ नहीं रहे हैं, कोई भी रिसोर्सेस बच नहीं रहे हैं, पूरे रिसोर्सेस को अपन यूज कर रहे हैं। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, इसको मेरे को डालना है इन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। सो लेट्स से टू गुड्स बी व्हीट एंड राइस। दो गुड्स हो गए व्हीट और राइस। अब अगर मैं 100 रुपए डालूंगी व्हीट के प्रोडक्शन के लिए तो अपने आप ही मेरे पास 900 रुपए बचेंगे राइस के प्रोडक्शन के लिए। अगर मैं 200 रुपए डालूंगी व्हीट के प्रोडक्शन के लिए तो मेरे पास 800 रुपए बचेंगे राइस के प्रोडक्शन के लिए।
सेम गोज ऑन, अगर यहाँ पे 300 डालूंगी तो यहाँ पे सिर्फ 700 बचेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि अपने पास जो रिसोर्सेस हैं वो गिवन है, तो मैं दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकती हूँ। एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मेरे को दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा, तो ही पहले का प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाएगा। सो इट मीन्स, अगर इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, डायग्राम के थ्रू, सो क्या होगा, सी हो भैया, कि अगर मैं, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस, यहाँ पे अपन 100 मानते हैं, यहाँ पे 900 मानते हैं, वीट लेते हैं, यहाँ पे 100, यहाँ पे 900 और यहाँ पे अपन राइस लेते हैं। अगर मैं 100 रुपए डालूंगी राइस के प्रोडक्शन में तो मेरे पास 900 रुपए बचेंगे वीट के प्रोडक्शन में डालने के लिए। अगर मैं 900 रुपए डालूंगी राइस के प्रोडक्शन में तो मेरे पास 100 रुपए बचेंगे वीट के प्रोडक्शन में डालने के लिए। अब इसका स्लोप कैसे जा रहा है, इसका स्लोप ऐसे जा रहा है, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन आप साथ में इंक्रीज नहीं कर सकते हो, एक का बढ़ाने के लिए आपको दूसरे का कम करना पड़ेगा। Okay. Secondly, production possibility curve is concave at the point of origin. Production possibility curve कैसा होता है? It is always concave at the point of origin. इसका मतलब कि production possibility curve origin की साइड से कैसा होता है? Concave. जब भी अपन किसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखेंगे तो वो हमेशा कैसा होगा? ऐसा। और एक कॉन्केव लेंस कैसा होता है? ऐसा। सो जब भी कोई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है तो वो हमेशा कॉन्केव रहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्यों होता है? क्योंकि टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई विल बी सैक्रिफाइस्ड देन बिफोर। ये एक लॉ की वजह से होता है, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब होता है कि गुड एक्स के प्रोडक्शन को, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा गुड वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस लॉ के बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। सो अभी के लिए बस इतना समझना है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कि ज्यादा से ज्यादा गुड वाई प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा गुड एक्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या वाइस वर्सा। So for every additional unit of good X, more and more units of good Y will be sacrificed than before. जो पहले sacrifice हो रही थी उससे कहीं ज्यादा sacrifice होगी हर एक additional unit of good X को produce करने के लिए। Going ahead, what to produce? So we are now going to discuss depiction of central problems through पीपीसी। किस तरीके से अपन इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को पीपीसी के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ लुक एट द ग्राफ ओवर हियर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस अपन को शो कर रही प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन टन्स, वाई एक्सिस अपन को शो कर रही प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इन बेल्स। सो अगर अब मैं 0 टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करती हूँ तो उस सिचुएशन में मैं 12 बेल्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अगर मैं 0 बेल्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करती हूँ तो उस सिचुएशन में मैं मैक्सिमम 6 टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकती हूँ। उसके अलावा जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, जो भी अचीवेबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है, वो सारे ही इस कर्व के ऊपर है। तो इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के अंदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 बेल्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करती हूँ तो उस सिचुएशन में मैं 2 टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अगर मैं 6 बेल्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करती हूँ तो उस सिचुएशन में मैं 4 टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अपने पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है? वो लिमिटेड है, वो स्पेसिफिक है, और अपन ऐसा मानते हैं कि वो रिसोर्सेस पहले से ही फुली यूटिलाइज्ड हैं, तो उनमें अब कुछ भी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं बची है, वो पहले से ही फुली यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस हैं, उसको आप अभी और यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में क्या अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आपके पास जो रिसोर्सेस है वो स्पेसिफिक है। अगर आपको एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको दूसरे का प्रोडक्शन अपने आप कम करना पड़ेगा। अब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते हो क्योंकि अपने पास जो रिसोर्सेस है वो स्पेसिफिक है। तो एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए अपन को दूसरे का प्रोडक्शन खुद ब खुद कम
करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के, इसमें आपके पास जो ऑल्टरनेटिव यूज अवेलेबल है रिसोर्सेस का, ठीक है, अपन ने ये चीज पहले भी देखी कि अपने पास हर एक रिसोर्स का एक ऑल्टरनेटिव यूज अवेलेबल है। तो एट प्रेजेंट अपन को उस रिसोर्स को कौन से ऑल्टरनेटिव यूज में डालना है, अपन को ये चीज चूज करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को ये देखना है कि अपन को जो रिसोर्सेस है वो अपन को क्लोथ के प्रोडक्शन में डालना है कि वीट के प्रोडक्शन में डालना है। गोइंग नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि अपन कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, दिस रिलेट्स टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि अपन कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एज एविडेंट पॉइंट ई इज वेरी मच इनसाइड द पीपीसी। लेट्स लुक एट द ग्राफ ओवर हियर। यहाँ पर जो पॉइंट पी है, पॉइंट ई है, ये ग्राफ के बहुत ज्यादा अंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से अपने जो रिसोर्सेस है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। उनमें अभी भी कुछ कैपेसिटी बाकी है जिसको अपन टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस सिचुएशन अपना जो पीपीसी कर्व है वो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब कि ये अपना पोटेंशियल प्रोडक्शन है और ये अपना एक्चुअल प्रोडक्शन है, जो कि अभी भी पोटेंशियल प्रोडक्शन से क्या है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर अपन चाहें तो अपन किसी एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट सैक्रिफाइसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती हूँ और मैं पॉइंट ए पे आ सकती हूँ, जिससे मेरे गुड एक्स का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर मैं चाहूँ तो मैं मेरे गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती हूँ और मैं पॉइंट सी पे आ सकती हूँ और उसमें भी मेरे गुड वाई का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं दोनों का ही प्रोडक्शन इंक्रीज करके पॉइंट बी पे आ सकती हूँ और दोनों को ही मैं थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करके कॉमन पॉइंट बी पे लेके आ सकती हूँ। सो इट मीन्स कि अपना जो पोटेंशियल आउटकम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्चुअल आउटकम वी आर गेटिंग राइट नाउ। तो अगर अपन टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देते हैं और उसको अगर अपन एफिशिएंट कर देते हैं तो उस सिचुएशन में अपना जो पोटेंशियल प्रोडक्शन है उस पे अपन जा पाएंगे। गोइंग नेक्स्ट, for whom to produce. It relates to problem of producing goods either for richer section or for poor section of people. Okay, so it means कि अपन को goods किसके लिए produce करना है, अपनी country के rich section के लिए के poor section के लिए। It is a problem relating to distribution of income. ये problem है जो arise होती है कि जो income है अपन को किसके favor में distribute करनी है। Unequal distribution of income in the favor of richer section of society would generate more surplus or savings for further investment. अगर अपनी इनकम अगर अपन रिचर सेक्शन के फेवर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अपनी जीडीपी इंक्रीज होगी और एट द सेम टाइम अपनी सेविंग्स और अपना इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अपना जो सोसाइटी का जो पुअर सेक्शन है वो सफर करेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इसमें अपने पास ये ऑप्शन है कि अपन को चूज करना है कि अपन जो रिसोर्सेस है वो कहाँ पे डालें, कि अपन रिचर सेक्शन की तरफ डालें कि अपन पुअर सेक्शन की तरफ डालें, अपन अपनी जीडीपी ग्रोथ की तरफ फोकस करें कि अपन अपनी सोशल बैलेंस की तरफ फोकस करें। सो इस सिचुएशन में अगर अपन गुड्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो अपना पूरा पीपीसी कहां पे शिफ्ट कर जाएगा, टूवर्ड्स राइट। इट मीन्स का अपना जो प्रोडक्शन है वो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अपन गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं इन द फेवर ऑफ पुअर पीपल तो उस सिचुएशन में अपना पीपीसी टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, गोइंग नेक्स्ट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इट मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि आपके जो रिसोर्सेस हैं वो फुल यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, सो एनी पॉइंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लाइक पॉइंट पी रिस्पॉन्ड्स टू फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी पॉइंट इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर हैं जैसे कि पॉइंट पी, उसका मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेस हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर है उसका मतलब कि आपके जो रिसोर्सेस हैं वो या तो अंडर यूटिलाइज्ड हैं या वो इनएफिशिएंटली यूज्ड हैं।
उनमें अभी भी कैपेसिटी है कि उनको और अच्छे से अपन यूज करके अपन अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वो अंडर यूटिलाइज्ड है क्योंकि वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर है। ये उनका पोटेंशियल आउटकम है और ये एक्चुअल आउटकम है क्योंकि अपने जो रिसोर्सेस है वो अभी अंडर यूटिलाइज्ड है। Any point inside PPC AD corresponds to underutilization of resources. It shows underutilization or inefficient utilization of resources. इस कर्व के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उसका मतलब है कि आपके रिसोर्सेज underutilized हैं। That the actual level of output is less than the potential level of output. कि अपना जो actual level of output है वो comparatively बहुत कम है अपने potential level of output से। अभी भी अपन अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके या अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके अपन अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। Growth of resources in terms of increased level of output is possible only when the economy generates more resources. क्या होगा जब अपनी इकोनॉमी ज्यादा रिसोर्सेज जनरेट करेगी? Okay, so if more resources are generated, the level of production will also increase. अगर जो resources हैं वो ज़्यादा generate होंगे, इसका मतलब कि अब अपने पास ज़्यादा resources हैं use करने के लिए, तो अपने आप ही अपना production क्या होगा? Increase होगा। तो उस वजह से अपना जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो पूरा कर्व टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने जो रिसोर्सेस हैं वो ग्रो हुए हैं, अपने जो रिसोर्सेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, तो उसकी वजह से अपना पीपीसी टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। गोइंग नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे एक नया टॉपिक अपन शुरू करने वाले हैं, उसको अपन कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गिविंग अप समथिंग in order to gain something or buy something. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो अपन दे रहे हैं, वो सैक्रिफाइस जो अपन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन समथिंग, वो चीज खरीदने के लिए या वो चीज पाने के लिए अपन जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें, एक चीज जो अपन पाना चाहते हैं, एक चीज जो अपन सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो अपन सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक ऐसी चीज को पाने के लिए जिसकी अपन को जरूरत है। ठीक है, अगर अपन इसको बुक की टर्म्स में पढ़े, सो इट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन नॉट टेकन। आप जिस ऑप्शन को स्किप कर रहे हो, आप जिस ऑप्शन को नहीं चूज कर रहे हो, उस ऑप्शन की वैल्यू को ही अपन क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स अज्यूम दैट द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज हैव टू यूजेस। एक सेट ऑफ रिसोर्सेज के कितने यूजेस हैं? दो यूजेस है, एक यूज 1 है, एक यूज 2। इफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन यूज 1 इज ₹1000, अब दो यूजेस हैं, एक है यूज 1, यूज 2। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर अपन रिसोर्सेज को यूज 1 में डालते तो उससे अपन को कितना आउटपुट मिल रहा है? 1000 रुपीज का। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर अपन उन्हीं रिसोर्सेज को यूज 2 में डालते हैं तो उससे अपन को कितना आउटपुट मिल रहा है? 2000 रुपए का। तो इन दोनों में से अपन कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? बहुत क्लियर है कि अपन को अपने रिसोर्सेज को कहाँ पे डालना है। यूज 1 है जिससे अपन को 1000 का आउटपुट मिल रहा है, और यूज 2 है जिससे अपन को 2000 का आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि अपन रिसोर्सेज को यूज 2 में डालेंगे क्योंकि यहाँ पे अपन को ज्यादा आउटपुट, अपन को ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब कि जो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी? वो होगी 1000 रुपए, क्योंकि अपन ने रिसोर्सेज को यूज 1 में नहीं डाल के अपन रिसोर्सेज को यूज 2 में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब कि यूज 1 वाला जो अपना आउटपुट है उसको अपन सैक्रिफाइस करते हैं। तो उसी चीज को अपन कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ ऑप्शन नॉट टेकन और वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जस्ट अ सेकेंड, वैल्यू ऑफ alternative, next alternative not chosen। तो जिस ऑल्टरनेटिव को अपन ने चूज नहीं करा है उसकी जो वैल्यू होती है, अगर अपन रिसोर्सेज को उस यूज में डालते तो उससे अपन को क्या आउटपुट मिलता, उसकी जो वैल्यू होती है उसी को अपन कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, गोइंग नेक्स्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके,
इसको अपन इन सिंपल टर्म्स सिर्फ ऐसा समझ सकते हैं कि कितने यूनिट्स मुझको गुड 1 के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे ताकि मैं एक एडिशनल यूनिट गेन कर सकूं गुड 2 का। ओके तो कितने यूनिट्स मेरे को गुड 1 के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे ताकि मैं एक और यूनिट गेन कर सकूं गुड 2 का, उसी को अपन कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको अगर अपन इस लैंग्वेज में समझें तो अमाउंट ऑफ कमोडिटी टू बी सैक्रिफाइस्ड in order to gain an additional unit of another commodity। अपन को कितनी कमोडिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी ताकि अपन एक और एडिशनल यूनिट गेन कर सके किसी दूसरी कमोडिटी का, उसको अपन कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल रिसोर्सेस रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन यूजिंग द गिवन टेक्नोलॉजी। अपन क्या मान रहे हैं कि अपने पास जो रिसोर्सेस हैं वो कांस्टेंट है, वो स्पेसिफिक है, उसको अपन चेंज नहीं कर पा रहे। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि अगर आपके पास रिसोर्सेस स्पेसिफिक हैं, कांस्टेंट है, तो अगर आपको किसी एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। तो अपन मान रहे कि अपने पास रिसोर्सेस कांस्टेंट है, अपने पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है। देयर इज लॉस ऑफ आउटपुट, allocation in use 2 is increased, then there is loss of output in use 2। तो अपन क्या कर रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेस को अपन use 1 से हटा के अपन use 2 की तरफ डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से अपन थोड़ा आउटपुट लूज करेंगे use 1 का और थोड़ा आउटपुट अपन गेन करेंगे use 2 का। Okay, so the rate at which output in use 1 is lost for every additional unit of output in use 2, जिस रेट पे अपन आउटपुट जो कि यूज 1 में जो आउटपुट है उसको अपन क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं ताकि अपन एक और एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट गेन कर सके यूज 2 का, तो उसी रेट को अपन कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो बेसिकली इट्स अ रेट और अ रेशियो जिसमें अपन किसी चीज को गेन करने के लिए किसी चीज को लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉस इज टू गेन का जो रेशियो है वही अपना मार्जिनल opportunity cost है। So marginal opportunity cost is equals to change in y upon change in x, or it can be termed as loss upon gain। Marginal opportunity cost tends to rise because the resources are continuously being shifted from opportunity 1 to opportunity 2 and their existing specialized use is disturbed। इसका मतलब क्या है कि जब अपन रिसोर्सेस को कंटिन्यूअसली शिफ्ट करते हैं किसी एक यूज से दूसरे यूज की तरफ, इसको अपन एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक लैंड है जो कि स्पेसिफिकली जिसका स्पेशलाइजेशन है इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ओके तो अपन ऐसा मानते हैं कि हर एक रिसोर्स का एक स्पेशलाइज्ड यूज होता है। तो अपन ऐसा मान रहे हैं कि इस लैंड का जो स्पेशलाइज्ड यूज है वो क्या है, व्हीट के अंदर। अब अपन ने डिसाइड करा कि इस लैंड पे अपन व्हीट के साथ साथ राइस भी प्रोड्यूस करेंगे। तो जब अपन ने ये चीज डिसाइड करी कि अपन व्हीट के साथ साथ राइस भी प्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब कि इस लैंड में अपन कुछ हिस्सा देंगे राइस के प्रोडक्शन को। फॉर एग्जाम्पल अपन स्टार्टिंग में प्रोड्यूस कर रहे हैं 70 kgs ऑफ व्हीट एंड 30 kgs ऑफ राइस। ठीक है, अब अपन ने डिसाइड करा कि थोड़ा सा और अपन को राइस का प्रोडक्शन बढ़ा के थोड़े से रिसोर्सेस अपन को और राइस की तरफ अलोकेट करना है। तो इसका मतलब कि अपन जो अपन पहले इतना लैंड दे रहे थे वही अपन कितना लैंड देंगे, इसकी जगह पे अपन अब इतना लैंड दे रहे हैं। पहले अपन इतना लैंड दे रहे थे राइस के लिए, अब अपन इतना लैंड दे रहे हैं राइस के लिए। अब अपन कह सकते हैं कि अपना जो राइस का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया है 40 kgs तक। तो पहले जो अपन 30 kgs प्रोड्यूस कर रहे थे वो अपन 40 kgs प्रोड्यूस कर रहे हैं, और व्हीट जो पहले 70 kgs प्रोड्यूस हो रहा था वो अब सिर्फ 50 kgs प्रोड्यूस होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अपन ने सिर्फ 10 किलो गेन करा है, लेकिन यहाँ पे अपन को 20 किलो का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लैंड था इसका स्पेशलाइज्ड यूज था वीट के अंदर, तो जितनी प्रोडक्टिविटी इसकी वीट के अंदर थी, जितने रिटर्न्स अपन को इससे वीट के थ्रू मिल रहे थे, उतने ही अपन को राइस के थ्रू नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या मानते हैं कि अपन को थोड़ा सा गेन करने के लिए यूज टू के अंदर जो आउटपुट है उसको थोड़ा सा गेन करने के लिए, गुड टू को थोड़ा सा गेन करने के लिए अपन को ज्यादा गुड वन सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्योंकि अपन जब कंटिन्यूअसली किसी चीज को, उसके स्पेशलाइज्ड यूज को डिस्टर्ब करके और कंटिन्यूअसली कहीं और शिफ्ट करते हैं, तो जो अपन को लॉस सफर करना पड़ता है पर एडिशनल यूनिट ऑफ गेन वो बढ़ जाता है। ओके, तो जो अपन लॉस सफर करेंगे हर एक एडिशनल यूनिट के लिए, वो क्या होगा, इंक्रीज बाय इंक्रीज, वो मतलब कंटिन्यूअसली सिर्फ इंक्रीज होगा। Okay, so when specialized use of resources when productivity is high is increasingly disturbed. जब भी आप किसी चीज के स्पेशलाइज्ड यूज को डिस्टर्ब करोगे, जो भी एक रिसोर्स का स्पेशलाइज्ड यूज है, जब अपन उसको डिस्टर्ब करेंगे, so use of resources where the productivity is high is increasingly disturbed. The loss of output increasing, marginal opportunity cost must be increasing. तो उसकी वजह से जो अपना लॉस ऑफ आउटपुट है वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। अपन को थोड़ा सा गेन करने के लिए अपन को ज्यादा चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इट मस्ट बी इंक्रीजिंग, और इसी को अपन कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, going next, let's look at this through an illustration. Okay, it is assumed that initially resources are employed such that output in use 1 is OK and output in use 2 is OL. यहाँ पे अपन इस ग्राफ के ऊपर देखते हैं कि जब अपन रिसोर्सेज का अपन जब नॉर्मल अलोकेशन देख रहे हैं, तो उसमें अपना यूज 1 से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो कितना है, वो है अपना OK, और यूज 2 से जो अपना आउटपुट जनरेट हो रहा है वो है अपना OL. So now some resources are shifted from use 1 to use 2. अपन कुछ रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं यूज 1 से यूज 2 की तरफ। इसका मतलब कि अपन को थोड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा यूज 1 में और थोड़ा अपन को गेन मिलेगा यूज 2 के अंदर। तो जो अपन लॉस फेस करेंगे वो कितना होगा, यूज 1 में अपन को इतना लॉस फेस करना पड़ेगा, तो जो अपन पहले ओके जनरेट कर रहे थे वही अपन ओके 1 जनरेट करेंगे, और यहाँ पे जो अपन पहले OL जनरेट कर रहे थे वही अपन OL 1 जनरेट करेंगे। इसका मतलब कि जो लॉस है और जो गेन है, सो इसको अपन टर्म करेंगे लॉस अपॉन गेन। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू KK1 डिवाइड बाय LL1 इज इक्वल्स टू AB बाय BC। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, AB इसका मतलब जो लॉस है और BC इसका मतलब जो गेन है, और यही अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप है। सो इट्स AB अपॉन BC loss upon gain, या change in Y upon change in X. Going next, let's now understand the difference between marginal opportunity cost and opportunity cost. Marginal opportunity cost, it's a ratio between loss of output and gain of output. जब अपन कुछ resources को shift कर रहे हैं from use 1 to use 2, तो उस situation में अपन को कितना loss करना पड़ रहा है use 1 का और अपन को कितना gain हो रहा है use 2 के अंदर, उसी को अपन कहते हैं marginal opportunity cost। तो वो एक ratio है loss और गेन के बीच का। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज नॉट अ रेशियो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई रेशियो नहीं है, ये टोटल लॉस ऑफ आउटपुट है कि जब आप रिसोर्सेज को यूज 1 से यूज 2 की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, मतलब जब आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपको आपके रिसोर्सेज को कहाँ पे डालना है, तो जिस ऑप्शन को आप चूज कर रहे हो और जिस ऑप्शन को आप नहीं चूज कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन नॉट चोजन। तो जिस ऑप्शन को आपने चूज नहीं करा है उसकी वैल्यू क्या है, वो है अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकेंडली, इट इंडिकेट्स कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट और एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2. सो इट इज कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट and it refers to cost of all the unit of outputs when resources are shifted from use 1 to use 2. I hope this is clear. Going next. Now let's understand the concept of marginal opportunity cost through an example. An economy produces two goods. एक economy दो goods produce करती है, wheat और cloth. The following table summarizes its production possibilities. Calculate the marginal opportunity cost of producing more cloth in place of wheat at various combinations. क्या calculate करना है अपन को,
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब अपन ज्यादा क्लोथ प्रोड्यूस करेंगे किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ व्हीट एंड व्हीट एट वेरियस कॉम्बिनेशंस। क्या कॉम्बिनेशंस है, जब अपन 100 kgs ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करेंगे तो अपन 0 मीटर्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब अपन 90 kgs ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करेंगे तो अपन 25 मीटर्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करेंगे। जब 70 kgs ऑफ व्हीट 50 मीटर्स ऑफ क्लोथ, 40 kgs ऑफ व्हीट 75 मीटर्स ऑफ क्लोथ, 10 kgs ऑफ व्हीट 85 मीटर्स ऑफ क्लोथ, 0 kgs ऑफ व्हीट 87 मीटर्स ऑफ क्लोथ। अब इसी में अपन कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कैसे करेंगे, जब अपन व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 kgs तो अपन क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं 0 मीटर्स, यहाँ पे कुछ भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। सेकेंडली, जब अपन सोच रहे हैं अपन थोड़े रिसोर्सेस को अपन व्हीट की साइड से हटा के अपन क्लोथ की साइड पे डालेंगे, तो अपना व्हीट में लॉस कितना हुआ 10 kgs और क्लोथ में गेन कितना हुआ 25 मीटर्स। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 25, इसका मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 0.4। अब अपन ने डिसाइड करा कि अपन थोड़े और रिसोर्सेस को व्हीट से हटा के क्लोथ की तरफ शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे अपना लॉस कितना हो गया 20 kgs, अपन 90 से 70 पे आ गए 20 kgs, और यहाँ पे गेन कितना हो गया वापस से 25। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेशियो 0.8। फिर आएगा कि अपन ने थोड़े और रिसोर्सेस को व्हीट से हटा के क्लोथ की तरफ डाल दिया, यहाँ पे अपना लॉस कितना हो गया 30 kgs और यहाँ पे गेन कितना हुआ फिर से 25 मीटर्स। ठीक है, तो अब देखना कि यहाँ पे ये हो गया 1.2 और इसके बाद ये हो गया 3 और ये हो गया 5। अब यहाँ पे अपन क्या चीज नोटिस करने की, जो अपनी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रही है। क्यों, क्योंकि जब अपन रिसोर्सेस को उनके स्पेशलाइज्ड यूज से हटा के कहीं और शिफ्ट करते हैं तो जो अपना लॉस होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है अपने गेन से, इसीलिए अपनी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। यहाँ पे भी अपन ये चीज देख सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस अपन ने यहाँ पे प्लॉट कर रखे हैं। जो अपन 90 kgs ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करे तो अपन 25 मीटर्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करे, 70 kgs 50 meters, 40 kgs 75 meters and 10 kgs and 85 meters, 0 kgs and 87 meters। ठीक है, so for every additional unit of cloth marginal opportunity cost in terms of loss of output of wheat tends to rise। हर एक additional unit of cloth के लिए अपनी marginal opportunity cost क्या करेगी rise करेगी। okay, so okay guys, so with this we come to the end of the lecture, and if you guys still have any doubt so please drop it down in the comment section, and if you guys found this video really helpful please don't forget to like, share and subscribe. Thank you and see you in the next lecture.